नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने रेडियम की उत्पत्ति कैसे होती है यहाँ तक अध्ययन किया था। आज हम लोग आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है? यह वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूपांतरण कर ग्रहण करता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यूँ कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक कल्पित वस्तु बतलाया और इसकी हंसी उड़ाई। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली हैं। वे समझने लगे हैं कि जैसे इज़रानियम से में रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती हैं। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। अर्थात दोस्तों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, शब्दार्थ उन्होंने कि पारस शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में भी पूछा जाता है और इसका अर्थ होता है कि वह पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। आज से कुछ साल पहले इस पत्थर की बोलबाला रहा करती थी। बहुत से लोग कहते थे कि पारस नाम के पत्थर से लोहा जो होता है वो सोना बन जाता है और जस्ता जो होता है वो चांदी का रूप ग्रहण कर लेता है और चांदी बन जाती है। ठीक उसी तरह एक धातु के स्पर्श में आने से दूसरी धातु बन जाती है। तो उस बात को पश्चिमी लोगों जो हैं उन्होंने इसका विरोध किया और वो कहने लगे कि ये एक गलत बात है, अंधविश्वास है। और जब मेरी उत्पत्ति हुई तब उसे पता चला कि एक धातु के स्पर्श में आकर दूसरी धातु बन सकती है, और इसीलिए उन्होंने इस पारस पत्थर की सत्यता जो है इसके बारे में खोजबीन शुरू की। और उन्होंने यह भी कहा कि पारस पत्थर किस हिसाब से बनता है और इसकी जो समस्या जो थी वो हल हो चुकी है, इनकी हमें मिल चुका है, मगर ये पारस पत्थर बनने में कुछ वर्षों लग जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। यानी कि वो कहते हैं, रेडियम जो कहते हैं कि मेरा जो मूल्य है, मेरी कीमत जो है वो संसार की सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लेटिनियम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। अब उनका जो मूल्य है वो कहते हैं कि अगर मेरे एक कण का जितना दाम है उतना पैसा अगर आप सोना और प्लेटिनियम खरीदने के बारे में सोचोगे तो इनके ढेर के ढेर खरीद सकते हैं। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आल्पिन के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपये होता है। लंदन के मिडलसेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन के देखे नहीं जा सकते, पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं। अब वो कहते हैं कि मेरी कीमत और मेरी उपयोगिता क्या है और कितना मेरा दाम लगता है। वो बहुमूल्य शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत मूल्य वाली जो चीज होती है उसे बहुमूल्य नामक शब्द से नवाजा जाता है। अब
मेरी उपयोगिता कैसे होती है। तो उन्होंने कहा कि एक लंदन की एक मिडलसेक्स हॉस्पिटल है, उसमें सिर्फ 2 कण चीज रखी गई है, और वह भी खुर्दबीन यानी दूरबीन जो होता है, दूरबीन के बिना हम नहीं देख सकते। जब तभी जाकर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें रेडियम लगा हुआ है, और भी छोटे छोटे कण होते हैं, और वो कांच की नली में मुझे सुरक्षित रखा जाता है। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती हैं, उन्हें तुम खाली आंख नहीं देख सकते। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकर्ण करता रहता हूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूँ। पहले तो मैं पीले रंग का रहूँगा, किंतु धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गिरगिट गुलाबी रंग का हो जाऊंगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा गुल खिला दूंगा। पानी से जितना चाहो उतना उज्जन और ऑक्सीजन जमा कर लो। और एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापमान आसपास के स्थानों के तापमान से अधिक रहता है। अब वो उनके लक्षण के बारे में यहाँ बताते हुए कहते हैं कि तुम मुझे सीधी आंख से देख नहीं सकते, और मेरी किरणों परमाणुओं को भी विकर्ण नष्ट कर सकती हैं, और मेरा मिश्रण जो है किसी भी चीज़ के साथ तुम मिश्रण रख के आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे अपना रंग बदलता रहता हूँ। साथ ही में वो कहते हैं कि अगर आप मुझे पानी में मिलाकर दो तो भी मैं उसमें पहले पीले रंग का फिर गुलाबी रंग का हो जाऊँगा। इस तरीके से मैं मेरे रंग को बदलता रहता हूँ। अब मेरी कुछ उपयोगिता जो है उसके बारे में भी आप सुन लो कि नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। नासूर यानी कि पुराना घाव जो होता है, जिसमें से वो सड़ सड़ के बाहर आ रहा है और जल्दी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उन रेडियम की किरणों से उस पर किरणें डाली जाती है, इससे उस घाव को सुखाया जाता है। और इसीलिए नासूर के रोग जिसको बहुत लंबा रोग हो जाता है, पक जाता है, ऐसे लोगों में ये बहुत बड़ा उपयोगी होता है। हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत बच गई है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। मैं एक धातु को छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक देखता हूँ। घाव से निकट आ जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर इसके विष को दूर कर देती हैं। मेरा यह किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य होता जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता। यानी कि मेरा उपयोग जिस हिसाब से किया जाता है, यानी कि नासूर के लोगों को इसका दर्द मिटाने के लिए मेरा प्रयोग डॉक्टर लोग करते हैं। साथ ही साथ मैंने कई हजारों वर्षों तक अपना प्रकाश में नहीं छोड़ता और कई रोगियों को मैंने बचा भी लिया है। ऐसे में जिस घाव के पास निकट ले जाकर मेरे प्रकाश किरण का घाव पर पड़ा जाता है तो मैं उसे देखता रहता हूँ, यानी कि इसकी किरण उस घाव पे पड़ते हैं तो इससे इसके विष जो होता है इस विष को वो दूर कर देता है। और डॉक्टर लोग जो है विशेष प्रकार के पर्दे पे उसको दिखाते हैं। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है। मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ से छूते हो या नहीं। खूब बचे, यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथों से स्पर्श करते तो मैं उसका मज़ा तत्काल चखा देता। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े उड़ आवेंगे जो शीघ्र आराम न हो सकेंगे। इतना कष्ट बहुत असह्य होता है। यानी कि मैं किस हिसाब से उनके साथ सलूक करता हूँ इसके बारे में कि मुझे सीधे हाथों से कोई स्पर्श कर सकता नहीं है, इतना मुझ में तेज होता है। और अगर किसी ने इस तरीके से पकड़ने का प्रयास किया तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो जल जाएगा और इसमें बड़े बड़े फोड़े पड़ जाएंगे और उसको जल्दी से आराम भी नहीं हो पाएगा। इतने से तुम यह न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया।
भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामतें कर दिखाऊंगा। मेरी विलक्षण चालों को सुन तुम्हें दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। दिन रात विज्ञानवेताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूँगा। मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है, जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यह यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता जाऊँगा। बस एक बात और, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो, भारत में कितनी खाने हैं जहाँ मैं विद्यमान हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकाले और मेरी उपयोगिता को समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ। यानी कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ से ये रेडियम मिलता है, मगर उस रेडियम को हमारे भारतवासी जो है वो उसे सही मायने में उसे ढूंढ नहीं पाते। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं भारतवासियों से बहुत बड़ा नाराज हूँ, प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी कद्र करना नहीं जानते। इतनी खाने हमारे यहाँ पे विद्यमान हैं, फिर भी हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको पहचान पाए और उसमें से निकाल सके और हमारे जनजीवन के उपयोग में ला सके। वो कहते हैं कि अगर मेरी उपयोगिता के बारे में आप समझ जाओ, मुझे ढूंढ लो, और अगर आज मेरी कद्र करना सीख जाओ, तो मैं तैयार हूँ तुम्हारा दास बनने के लिए। ठीक है, अब हम विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। अग्निकुंड शिरकुट क्या बन गया, यानी कि अग्निकुंड जो है सिकुड़ कर क्या बन गया, तो वह पृथ्वी बन गया। रेडियम की मित्रता किससे होती है, तो रेडियम की मित्रता खनिज धातुओं से है। आयोनियम रेडियम के बीच क्या रिश्ता है, आयोनियम और रेडियम के बीच क्या रिश्ता है, तो पिता एवं पुत्र का। और रेडियम किस प्रजा से दुखी है, यानी भारतवासियों से। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह आपको एक एक वाक्य के उत्तर और दो दो वाक्य के उत्तर भी पढ़ने हैं और लिखने हैं। अब अगला अध्याय हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।